नमस्कार प्यारे बच्चों, सक्सेस विद मास्टर जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी इस बात से परिचित हैं कि यूपीएससी प्रत्येक वर्ष एग्जाम्स लेता है, जिसमें आईएएस सबसे जो टॉप मोस्ट बच्चों की लोकप्रिय पोस्ट रहती है वो उसके लिए बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बाद आईपीएस और आईएफएस आईआरएस वगैरह की पोस्ट के लिए वो अप्लाई करते हैं। इसमें स्टेट पीसीएस भी एग्जाम लेता रहता है, तैयारी वही है, लगभग सिलेबस वही है। सिर्फ डिफरेंस है तो इस चीज का स्टेट पीसीएस और जो यूपीएससी है उसमें कंपटीशन का डिफरेंस थोड़ा सा रहता है कि यूपीएससी में जो कंपटीशन थोड़ा ज्यादा रहता है, स्टेट पीसीएस में कंपटीशन कम रहता है। और इसके प्रीलिम्स एग्जाम्स में और मेंस में दोनों में जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ये दोनों में बहुत महत्वपूर्ण अपना एक स्थान रखते हैं। और ये टॉपिक्स इस तरीके से आपके करवाए जाएंगे, इसमें करंट इवेंट्स को जोड़ के जो भी स्थायी चीजें हैं वो आपको बेहतर बिल्कुल एक समझ के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इमेज आपके सामने पेश की जाएगी। क्योंकि इस बात से आप सभी परिचित हैं कि यूपीएससी ज्ञान नहीं देखता, यूपीएससी देखता है तो सिर्फ आपकी समझ देखता है। किसी मुद्दे के बारे में आप क्या समझ है, आप उसके किन किन पहलुओं पर विचार कर सकते हैं, आपकी विचार करने की सामर्थ्य कितनी है, इन सारी चीजों को यूपीएससी देखता है, जांचता है। आंकड़ों को यूपीएससी नहीं देखता, आपके ज्ञान को यूपीएससी नहीं देखता। हाँ, ज्ञान की भूमिका उसमें जरूर रहती है 20 से 25%, 30%, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव ताकत है, जो समझने की आपकी सामर्थ्य है, जो विभिन्न पहलुओं पर, किसी एक मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर सोचने का जो आपका दृष्टिकोण है, वो आपका जो है यूपीएससी जांचता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आप जब भी पढ़ाई करें तो एक चीज को समझें। सिर्फ आंकड़ों को रटने या सिर्फ आंकड़ों को लिखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें समझने से काम चलेगा। एक तथ्य है आपके सामने, इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपके लिए लेके आया हूं आज, जिसमें बुलडोजर न्याय पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश है। फिर बच्चों, ये सिचुएशन कहां से पैदा होती है कि मोस्टली ये मुद्दा यूपी से शुरू होता है। इसमें होता क्या है एक्चुअली कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो पैसा 2 नंबर से पैसा अर्न करके और उनके साथ अपने आलीशान मकान, आलीशान भवन बना लेते। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि कोई आपराधिक प्रवृत्ति इस प्रकार से होती है कि नगर पालिका के नियमों का उल्लंघन करके अवैध जगह पे निर्माण कर लिए जाते हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए यूपी सरकार ने क्या किया था कि वहां पे अवैध निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर न्याय की एक प्रक्रिया शुरू कर दी थी। बुलडोजर न्याय की प्रक्रिया को जो है कागजी तौर पे या फिर संवैधानिक तौर पे वहां पे लागू नहीं किया गया, बल्कि वो बुलडोजर न्याय से अभिप्राय समझना आप कि एक जेसीबी नाम से एक यंत्र होता है, उसको लेकर के उन मकानों को, उस अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कि कुछ गलत लोगों के लिए भी जो है, एक अच्छे लोगों का मकान था, एक ठीक लोगों का मकान था, अपराध नहीं किए थे, कानूनी प्रक्रियाएं भी ठीक थी, लेकिन कुछ सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों ने क्या किया कि उनके भवन को ढहा दिया, उनके भवन की ध्वस्त कर दिया, समझे। तो उसके परिप्रेक्ष्य में वो सर्वोच्च न्यायालय गए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजंस दिए हैं वो आज हम इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक इमेज मैंने आपके सामने प्रदर्शित की है। इसमें किसी का भवन किसी एक जेसीबी के द्वारा जो है, पोपलेन के द्वारा तोड़ा जा रहा है। तो इसको दंडात्मक कार्रवाई के तौर पे भी देखा जा सकता है और साथ में न्यायिक प्रक्रिया की व्यवस्था को बेहतर और सुधारात्मक प्रवृत्ति से भी देखा जा सकता है। तो फिर बच्चों, हम इसमें शुरुआत करते हैं कि मोस्टली अगर हमारे सामने ये जो आज मुद्दा आया है, ये आज क्या जरूरत पड़ेगी जो आने वाले पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम है उसमें इसको पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, वो इसीलिए पड़ी कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने प्यारे बच्चों संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए, संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अभी अखिल भारतीय दिशा निर्देश दिए हैं प्यारे बच्चों। और उसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि प्यारे बच्चों, नागरिकों की जो संपत्ति है उसको ध्वस्त करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा, ठीक है ना। तो इसको आप हेडिंग डाल लें कि चर्चा में ये क्यों रहा। तो मैं आपको एक एक चीज लिखवाता चलूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आप अच्छे बेहतर तरीके से, आप जो भी नोट्स बनाते हैं रेगुलरली, करंट अफेयर के नोट्स आपके तैयार हो रहे होंगे, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसी में ये टॉपिक इंसर्ट कर ले, एक पेज जिसमें
ये चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली। चर्चा में क्यों रहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने, ये इसलिए चर्चा में रहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने, मैं लिखवाऊंगा इसे लिख लेना, ये पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा प्यारे बच्चों। तो सर्वोच्च न्यायालय ने डेफिनेशन के तौर पे इसे आप ले सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142, संविधान के अनुच्छेद, अनुच्छेद कौन सा रहने वाला आपका 142, 142 का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय दिशा निर्देश, या फिर आप समझें इसका प्रयोग करते हुए दिशा निर्देश, डायरेक्ट लिखिए दिशा निर्देश जारी किए। पता है यूपीएससी में शब्दों की बहुत महत्व है, तो चुन चुन के शब्दों का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। ये दिशा निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए हैं, यह सुनिश्चित, यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए बच्चों कि नागरिकों की संपत्ति, नागरिकों की संपत्ति को ध्वस्त करने हेतु उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए। तो ये वो चीज थी प्यारे बच्चों जिसलिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया है, अभी दिया है, हाल ही में दिया है, इसीलिए ये हमारी चर्चा का विषय है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आगे हम इस पे बात करते हैं प्यारे बच्चों की महत्वपूर्ण जो इसके बिंदु रहने वाले हैं उनमें क्या चीजें, महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो मेन बातें जो मैं आपको बताऊंगा इस लेख के लिए, इस इंपोर्टेंट आर्टिकल के लिए, वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाली है। उसमें जब मैं सबसे पहले बात करता हूं प्यारे बच्चों, जो बुलडोजर न्याय से तात्पर्य मैंने आपको बताया था, उसमें एक चीज थी कि जो उन संपत्तियों को ध्वस्त करने की प्रथा थी जो अपराध के आरोपी या ऐसे व्यक्ति या किसी दोषी के द्वारा अर्जित की गई है, जिसके ऊपर अपराध घोषित हो चुका है या जिसको दोषी पाया गया है, ठीक है, उन सभी की संपत्ति इसके अंतर्गत आती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए, कि भाई किसी की संपत्ति को तोड़ने के लिए एक उचित प्रक्रिया का प्यारे बच्चों पालन किया जाए, जिसमें जो है बिना किसी आरोपी या दोषी की संपत्ति को ध्वस्त करना एक असंवैधानिक करार माना जाए। तो इस आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इस पॉइंट को कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया सर्वोच्च न्यायालय ने
फैसला दिया सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि उचित प्रक्रिया का पालन कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी आरोपी या दोषी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करना असंवैधानिक है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने दिशा निर्देशों में दी है, प्यारे बच्चों, जारी की है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये दिशा निर्देश नंबर 1, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त किया जाता है तो वो असंवैधानिक माना जाएगा। क्योंकि उचित प्रक्रिया से तात्पर्य क्या है यहाँ पे, ये नहीं कि आपको आज ही दोषी बना दिया गया उसको और कल जाकर के आप उसके मकान को गिरा दोगे। उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसके बारे में कि मेरा मकान गिरने वाला है। उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप अपना सामान एक जगह से दूसरे जगह जो है स्थानांतरित कर सके। उसको इतना समय मिलना चाहिए, ये प्रक्रिया होनी चाहिए। उसमें उसको नोटिस जारी करने चाहिए और उसको अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। उसको अपनी बात रखने का समय दिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आनी चाहिए, समझे ना। एक तो पॉइंट ये बनता है इसका महत्वपूर्ण पॉइंट में। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, इसमें दूसरा पॉइंट लिखो साथ ही साथ। दूसरा है संबंधित मामले में कोई भी संबंधित मामला है, संबंधित मामले में अपराध के आरोपी अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को आरोपी व्यक्तियों के घरों को अवैधानिक तरीके से ध्वस्त करने को चुनौती दी गई थी प्यारे बच्चों। ठीक है, किसी ने किसी व्यक्ति के जो है अवैधानिक तरीके से मकान को गिरा दिया, उसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इससे क्या हुआ, हाल ही में जैसे उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में ये सारी चीजें हो रही, इतना ही समझो आप। यहाँ क्या है कि संबंधित मामले में अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को अवैधानिक तरीके से ध्वस्त करने को चुनौती दी गई। उससे तात्पर्य समझो क्या है कि किसी के व्यक्ति को अब हमारा मकान गिरा दिया, तुम्हारा नहीं गिराया, साथ में लगते मकान ऐसे एक जैसे कि अतिक्रमण के शिकार हैं कुछ लोग, कुछ एरिया अतिक्रमण के शिकार हैं, कुछ सड़कें अतिक्रमण के शिकार हैं, सड़कों पर मकान बना लेते हैं।
सभी के मकान एक जैसे बने हुए, लेकिन दो के मकान गिरा दिए, बाकी के नहीं गिराए। तो ये हुआ भेदभावपूर्ण व्यवहार। तो इन सभी, इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट में इन चीजों के, इस भेदभावपूर्ण तरीके को, अवैधानिक तरीके को, बिना नोटिस के तरीके को चुनौती दी गई थी। उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। समझे इस बात को प्यारे बच्चों? ये इंपॉर्टेंट, यहां तक इतना ही लिखना है आपने, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। आगे समझो कि बुलडोजर न्याय पर सर्वोच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश है वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि पहले तो नोटिस देना है उन्हें। एक मिनट, देखो ध्यान से। अब पहले तो उन्हें नोटिस देना है, ठीक है ना। पहला काम होगा नोटिस देने का, ठीक है ना। नोटिस, नोटिस देना इंपॉर्टेंट बात है ये, कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल में दिशा निर्देश दिया है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति को अगर आप गिराओगे तो उससे पहले जो है नोटिस दिया जाएगा। इसमें आपने लिखना है किसी भी तरीके की, किसी भी तरीके की किसी भी तरीके की तोड़फोड़ से पहले, किसी भी तरीके की तोड़फोड़ से पहले संपत्ति के मालिक को, संपत्ति के मालिक को कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। कम से कम 15 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। ये दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि आप ऐसा नहीं करोगे कि किसी भी मकान जो है ऐसा है कि वो अवैध है, कोई भी चीज कोई भी अवैध तरीके से बनाई गई है, चाहे उसमें नगर पालिका के नियमों का उल्लंघन हुआ है, चाहे वो अपराधी दोषी है, चाहे 2 नंबर के पैसे से, ठगी से, किसी भी तरीके से बनाए हैं, लेकिन तोड़ने से पहले उसको कम से कम 15 दिन पहले आप उसे नोटिस दोगे, ठीक है ना। और नोटिस में क्या क्या चीजें इंक्लूड करोगे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बताया है कि नोटिस में, साथ में लिख लो, नोटिस में ध्वस्त किए जाने वाला ढांचा, ध्वस्त किया जाने वाला ढांचा व उसका विवरण, उसका विवरण स्पष्ट हो, ठीक। साथ ही साथ ही उसके कारण स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो। उल्लिखित हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों,
कि आप जिसका भी जो भी ढांचा ध्वस्त करोगे उसके कारणों की व्याख्या करोगे कि कौन सा ढांचा तोड़ना है, किस हिस्से को तोड़ेंगे, कितना तोड़ेंगे। ये नहीं कि आप उसका पूरा का पूरा निर्माण का तोड़ देंगे। सपोज करो अगर आपके 100 फुट में निर्माण है और अवैध है आपका सिर्फ 20 फुट में, तो ये नहीं कि 100 फुट तोड़ दिया जाएगा, उससे 20 फुट का एरिया ही तोड़ना होगा। ये जो है दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। और साथ ही स्पष्ट रूप से ये उल्लिखित होना चाहिए कि आप क्यों तोड़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है कि आप इसे तोड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो भेदभाव तरीका नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी चीज क्या है इसमें, नेक्स्ट आप लिखो जो और दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें दूसरा दिशा निर्देश, ये मैं आपको पूरा का पूरा प्यारे बच्चों उसके तौर पे दूंगा, पीडीएफ के तौर पे। आप इससे जो है बाद में याद भी कर सकते हैं। ठीक है ना, निष्पक्ष सुनवाई लिखो फिर आप। दूसरा दिशा निर्देश जो सरकार के द्वारा, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया वो था निष्पक्ष सुनवाई का। ठीक है ना, इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि निष्पक्ष सुनवाई से तात्पर्य क्या है। व्यक्तिगत सुनवाई के लिए, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए प्यारे बच्चों, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित समय देना चाहिए। निर्धारित व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित समय दिया जाए। भाई वो अपनी बात रख सके, इसके लिए उसको निर्धारित समय दिया जाए प्यारे बच्चों। ठीक है ना, क्या होगा इससे, होने वाला क्या है, इससे जो प्रभावित पक्ष है ना प्यारे बच्चों, इससे क्या होगा, लिखो इसमें, जिससे जिससे प्रभावित पक्ष, प्रभावित पक्ष, जिससे प्रभावित पक्ष को विध्वंस का, पक्ष को विध्वंस जो भी हुआ है वहां पे प्यारे बच्चों, जो भी आप वहां नुकसान करने वाले हैं, आप नहीं, जो भी सरकारी तंत्र वहां नुकसान करने वाला है, विध्वंस का विरोध करने, विध्वंस का विरोध करने, विध्वंस का विरोध करने या स्थिति को करने, या यहीं पे लिख देते हैं, या स्थिति को स्पष्ट करने का अवसर मिल सके, ये भी लिखो आप, स्थिति को स्पष्ट करने का अवसर, स्पष्ट करने का अवसर मिल सके। ठीक है ना, ये चीज क्या है कि भाई इसमें एक फायदा होने वाला है, इसमें फायदा ये होने वाला है, अगर कोई विध्वंस हमारा रोक दिया जाता है, सोच करो आप कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, आप कुछ पैसे दे सकते थे, आप किसी, सपोज करो आपने किसी दूसरे व्यक्ति के जमीन पे मकान बना लिया है और वो मकान एकदम से ऑर्डर हो गया उसको तोड़ने के, आप हो सकता है उस व्यक्ति को इस चीज के लिए नेगोशिएट कर लें कि हम जो है आपके पैसे देंगे हम, जो कि आपकी जितनी जमीन पे हमने मकान बनाया है, तो इससे आप विध्वंस रोक सकते हैं। ऐसा हो सकता है, आप अपने मकान को विस्थापित कर सकते हैं, अपने सामान को लेके जा सकते हैं, वो तो तोड़फोड़ ज्यादा करेंगे ना। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए निष्पक्ष सुनवाई का जो है उसे समय दिया जाना चाहिए। तीसरी जो बात सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोली है प्यारे बच्चों, वो ये बोली है, सुप्रीम कोर्ट ने एक पारदर्शिता के लिए बोला है, पारदर्शिता। इस पे पारदर्शिता पे क्या बोला गया है वो समझो आप, लिखना है साथ के साथ, मैं लिखवा रहा हूं आपको। इसमें पारदर्शिता पर बोला गया है कि जो प्राधिकारी हैं वहां के, उनको नोटिस भेजने के बाद जो स्थानीय प्यारे बच्चों कलेक्टर है या जो जिला मजिस्ट्रेट है उस क्षेत्र में,
उसको ईमेल के माध्यम से सूचित करना होगा प्यारे बच्चों। जो सब क्षेत्र का मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, उसको बताना होगा कि हम ये कार्य करेंगे, ये तोड़ फोड़ करेंगे, वहां पे सब क्षेत्र को तोड़ेंगे। ठीक है ना? तो इसे भी नोट करें। तो पारदर्शिता लाने के लिए मुख्य अधिकारियों मुख्य अधिकारियों को नोटिस, मुख्य अधिकारियों को प्यारे बच्चों नोटिस भेजने के बाद, नोटिस भेजने के बाद, नोटिस भेजने के बाद स्थानीय कलेक्टर, स्थानीय स्थानीय कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को, या जिला मजिस्ट्रेट को ईमेल के माध्यम से सूचित करना होगा। ये जो प्राधिकारी है, मुख्य अधिकारी, जो स्टोन्स को तोड़ेंगे या तोड़ने में मुख्य भूमिका निभाएंगे, उनको नोटिस भेजना है। तो उन्होंने नोटिस भेजना है तो उस बंदे को, और नोटिस भेजने के बाद स्थानीय कलेक्टर को और जिला मजिस्ट्रेट को ईमेल के माध्यम से सूचित करना होगा। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि है ना, कई बार क्या होता है कि निचला तंत्र जो होता है, जो कि क्लर्क लेवल पे है, या फिर उस क्षेत्र में कुछ मुखिया है, जो क्षेत्र विशेष में शहरी का है जैसे, वो क्या करते हैं, बिना किसी अवगत सूचना के ऐसा कार्य कर देते हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर लेते हैं, और अपनी अपनी जो रंजिश, जिसे आप समझ सकते हैं, अपना वैर भाव निकालने के लिए ताकत का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसके बारे में मजिस्ट्रेट को और कलेक्टर को बताना होगा। ठीक है ना? और इसी प्रोसेस में एक और चीज उन्होंने बताई कि उन्होंने एक अंतिम आदेश भी पारित करना होगा प्यारे बच्चों। ठीक है? और अंतिम आदेश क्या होगा वो मैं बता देता हूं। अंतिम अंतिम आदेश जारी करना, अंतिम आदेश, फिर लास्ट में भेजेंगे कि हम तो ऐसा करेंगे ही। ठीक है ना? वो तो जारी करना ही करना पड़ेगा। अंतिम आदेश जारी करना, धैर्य से पढ़ना है। यूपीएससी धैर्य ही देखती है मेरे बच्चों। धैर्यवान बच्चे ही एक ऑफिसर तभी होगा जब उसमें धैर्य होगा, शांति से पढ़ाई करनी है। देखो, अंतिम आदेश जारी करने से तात्पर्य क्या है, यहाँ पे मैं यहां से लिखना शुरू करूंगा। इसमें क्या करना, अंतिम आदेश में लिखो, अंतिम आदेश में अंतिम आदेश में संपत्ति के मालिक के तर्क, संपत्ति मालिक के तर्क, ध्वस्तीकरण को एकमात्र विकल्प मानना, मालिक के तर्क, ध्वस्तीकरण को एकमात्र विकल्प मानना,
एकमात्र विकल्प मानना मानने का प्राधिकारी का औचित्य, ऐसा लिखो। विकल्प मानने का प्राधिकारी या मुख्य अधिकारी लिख लेना इस शब्द की जगह, का औचित्य, ठीक है, इसका औचित्य तथा यह संपूर्ण संरचना तथा संपूर्ण या आंशिक संरचना ध्वस्त की जानी है का ब्यौरा शामिल होना चाहिए। अंतिम आदेश में ये चीजें होनी चाहिए। का ब्यौरा किसका फॉर्म, क्या ब्यौरा, फोन उठा के बात करो एक बार, फोन उठा होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज उस अंतिम आदेश में प्यारे बच्चों होनी चाहिए, समझे इस बात को। ठीक है, और ये बात और ध्यान रखना, इस आदेश के बाद ध्वस्तीकरण का 15 दिन निश्चित किया गया है। वो पहला नोटिस जारी करना है ना, उसी में ये बात लिखी गई है कि 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए, जिससे संपत्ति के मालिक को संरचना को हटाने के लिए और वहां से किसी न्यायालय में चुनौती देने के लिए उस आदेश को समय मिल सके, मौका मिल सके। इस चीज के लिए सारी सारी चीजें हुई है। एक आगे है प्यारे बच्चों, इसका दस्तावेजीकरण होना चाहिए हर चीज का। एक मिनट, एक मिनट, ये समझो। विध्वंस का दस्तावेजीकरण या ध्वस्तीकरण का दस्तावेजीकरण, ध्वस्तीकरण का दस्तावेजीकरण। तो क्या है कि ध्वस्तीकरण का जो दस्तावेजीकरण करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, वो कैसे करने, समझो ध्यान से। इसमें क्या कहा गया है कि प्राधिकरण को विध्वंस का जो है, जो भी प्राधिकरण किसी भी विध्वंस को ध्वस्त करने जा रहा है, चाहे वो नगर पालिका है, नगर निगम है, या फिर अन्य कोई भी सरकारी तंत्र उसको ध्वस्त करने जा रहा है, तो उसका दस्तावेजीकरण होना चाहिए, ठीक है ना। ध्वस्तीकरण का दस्तावेजीकरण को लिखेंगे आप, प्राधिकरण को विध्वंस का वीडियो रिकॉर्ड करना होगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना। और एक निरीक्षण रिपोर्ट भी पहले से ही तैयार करनी होगी, पहले से ही एक
निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करनी होगी। ठीक है ना, एक निरीक्षण रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी। ठीक है ना, और जो विध्वंस करने जाएंगे वो कर्मचारी, उनकी सूची भी उसमें इंक्लूड हो। समझे इस बात को? तो लिखो, साथ ही विध्वंस, साथ ही इसमें शामिल, ऐसे लिखो, साथ ही इसमें शामिल कर्मियों की सूची। इस सूची वाली रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी। अब इसमें इस रिपोर्ट का मतलब क्या है? इस रिपोर्ट का ये मतलब है प्यारे बच्चों कि कौन सी गाड़ी, कौन सी जेसीबी, क्या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन उसका ड्राइवर, कौन कौन कर्मी ने क्या क्या निर्देश दिए, वो सारी चीज शामिल होनी चाहिए। ठीक है ना प्यारे बच्चों, समझे? ये सारी की सारी इसमें शामिल होनी चाहिए। आगे समझो और दिशा निर्देशों में दोहरे उल्लंघन के लिए परीक्षण, दोहरे उल्लंघन के लिए परीक्षण। दोहरे उल्लंघन के लिए परीक्षण का तात्पर्य समझो पहले। दोहरे उल्लंघन का परीक्षण किस प्रकार होगा कि वे मामले, एक अलग परीक्षण निर्धारित किया है उन मामलों के लिए जिसमें दोहरा उल्लंघन होता है। उनमें कैसे? जैसे जहां ध्वस्त की गई संपत्ति में किसी भी आरोपी का जो है निवास हो और अवैध निर्माण के रूप में उस संपत्ति द्वारा नागर पालिका कानूनों का उल्लंघन होता हो। एक तो जो दोषी है उसका निवास स्थान है, दूसरा वो नगर पालिका के नियमों का भी उल्लंघन करता है, तो डबल दो बातें हो गई ना। उनका उल्लंघन करता हो तो भी एक अलग परीक्षण, यानी कि दोहरे उल्लंघन के लिए एक अलग परीक्षण की व्यवस्था जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बताएं, यदि केवल एक संरचना को ध्वस्त किया जाए, समझो आप, यदि केवल एक संरचना को ध्वस्त किया जाए और बाकी जो वैसी ही संरचनाएं हैं वो एज इट इज बनी रहती हैं, अछूती रहती हैं, उनको कोई जो है ध्वस्त नहीं करता है, सिर्फ एक को ध्वस्त किया जाता है। उदाहरण के स्वरूप तौर पर देखें, रोड पे सभी के मकान एक सीध में हैं, सिर्फ एक व्यक्ति का मकान तोड़ दिया गया, बाकी के नहीं तोड़े। अगर ऐसी सिचुएशन होती है प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें आरोपी को दंडित किया गया है। यहाँ पे न्याय की बात ही नहीं हुई, यहाँ पे दंड की बात हुई, समझे ना? यहाँ अवैध निर्माण हटाने की बात ही नहीं हुई। अवैध निर्माण हटा तो सभी के मकान हटे, या सिर्फ एक व्यक्ति का मकान हटा है, तो ये हुआ आपका क्या? ये हुआ आपका एक जो है दंडित कार्रवाई हुई है, एक दंडित कार्रवाई के तौर पे देखा जाएगा। तो इसमें आपने लिखना था बच्चों कि इसमें शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय ने उन मामलों के लिए, ऐसे लिखो, सर्वोच्च न्यायालय, कलर चेंज करो, सर्वोच्च न्यायालय ने उन मामलों
के लिए, उन मामलों के लिए फिर बच्चों अलग परीक्षण निर्धारित किया है, अलग परीक्षण निर्धारित किया है जहां ध्वस्त की गई संपत्ति, जहां ध्वस्त की गई संपत्ति जहां ध्वस्त की गई संपत्ति में किसी आरोपी ध्वस्त की गई संपत्ति में किसी आरोपी का निवास स्थान, किसी आरोपी का निवास हो या निवास स्थान हो और अवैध निर्माण के रूप में प्यारे बच्चों उस संपत्ति द्वारा, अवैध निर्माण के रूप में उस संपत्ति द्वारा नगरपालिका कानूनों का उल्लंघन होता हो। ठीक है ना। तो इनके लिए अलग परीक्षण की व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा की गई है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर चाहो तो आप इसमें यह भी बात ऐड कर सकते हो कि उदाहरण के तौर पे कि एक संपत्ति को तो तोड़ दिया गया है और बाकी समान संरचनाएं वहां की वहां बनी हुई हैं, जिससे क्या होगा कि इससे ऐसा महसूस होगा कि व्यक्ति को अवैध निर्माण नहीं हटाया बल्कि व्यक्ति को दंडित किया गया है। समझे इस बात को। तो उनके लिए दोहरे परीक्षण की या दोहरे उल्लंघन के लिए अलग से परीक्षण की व्यवस्था जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। और एक बात और, इसमें एक अपवाद रहने वाला है, उसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि अपवाद इसमें क्या रहने वाला है प्यारे बच्चों। मैं यहाँ पे लिख देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट में, अपवाद में कौन सी चीजें इससे बाहर रहेंगी वो समझो आप। अपवाद से तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो उसके निर्देश हैं वो उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां पर सड़क, गली और रेलवे लाइन, फुटपाथ है या किसी सार्वजनिक स्थान पर या फिर किसी नदी या जल निकाय के समीप या कोई अनधिकृत संरचना है, उन मामले में लागू नहीं होंगे प्यारे बच्चों। सुप्रीम कोर्ट के ये दिशा निर्देश सरकार को दिए गए हैं और जहां न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है वहां पर भी ये दिशा निर्देश लागू नहीं होंगे, क्योंकि अगर न्यायालय ने दिशा निर्देश दे दिए और फिर जाकर के 15 दिन का नोटिस आए, वो आए, उन चीजों में बढ़ेंगे तो फिर वो मुख्य चीज है जो उससे हम पीछे हट जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये अपवाद रहने वाला है। इसको लिखने की जरूरत है तो आप लिखेंगे इसमें इस तरीके से कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है क्या स्पष्ट किया है कि उसके निर्देश कहां लागू नहीं होंगे, निम्नलिखित जगहों पर लागू नहीं होंगे, निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे।
कहां पर देखना ध्यान से। एक तो कहां लागू नहीं होंगी, मैं यहां पे साथ में लिख रहा हूं सारी चीजें, जो है सड़क, सड़क, गली, ठीक है, फुटपाथ और प्यारे बच्चों सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान और प्यारे बच्चों रेलवे लाइन, ठीक है, और प्यारे बच्चों कोई नदी, कोई जल निकाय, जल निकाय, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों हाँ, एक और है वो जो जहां न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश हो, न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश आदि, यहां पर ये चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है लागू नहीं होंगी। प्यारे बच्चों समझे इस बात को। ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश थे। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा निर्देश कैसे दिए। उसने संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया है। अब अनुच्छेद 142 क्या कहता है प्यारे बच्चों, संविधान का अनुच्छेद 142 ये सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक आदेश और डिक्री पारित करने का जो है अधिकार देता है, उसे शक्ति प्रदान करता है प्यारे बच्चों। तो इसे लिख सकते हैं आप कि भी क्या, आप पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा मैं, अब शॉर्ट में लिखूंगा इस चीज को, ठीक है ना। ये क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में, जो अनुच्छेद 142 है वो क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में, किसी भी मामले में पूर्ण न्याय के लिए, पूर्ण न्याय के लिए, पूर्ण न्याय के लिए प्यारे बच्चों आवश्यक आदेश, आवश्यक आदेश, आवश्यक आदेश और डिक्री, और डिक्री पारित करने का आदेश देता है। डिक्री आदेश नहीं, शक्ति पारित करने, अधिकार भी लिख सकते हैं, अधिकार देता है, ठीक है ना। तो कोई भी एक विशेष चीज है उसके बारे में आवश्यक निर्देश दे सकता है, आवश्यक नियम जारी कर सकता है। ये संविधान के 142 अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142 के तहत ये सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार है। और इस 142 का भाग जो एक है ना प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 142 का जो भाग एक है, इसमें क्या कहा गया है कि संपूर्ण न्याय करने के लिए पूरे भारत में परिवर्तनीय आदेश पारित करने की शक्ति है 142 एक के तहत। तो पूरे भारत में, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा, पूरे भारत में परिवर्तनीय, परिवर्तनीय आदेश पारित करने की शक्ति, ठीक है। और इसी का 142 का जो उपक्लोज 2 है प्यारे बच्चों,
उसमें क्या गया है, भाग 2 है जो 142 का, इसमें क्या गया है कि जो दस्तावेजी की खोज करी जा सकती है इसके तहत अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान है 142 के 2 के तहत। तो ये भी आप नोट कर लें, दस्तावेजों की खोज, दस्तावेजों की खोज करने या अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। दंड क्या लिखता हूं, दंड देने की शक्ति जो है प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट को। ये जो है अनुच्छेद 142 है, अनुच्छेद 142 है प्यारे बच्चों, समझे। और जो सर्वोच्च न्यायालय जो दिशा निर्देश दिया है, ये सिर्फ इस परिप्रेक्ष्य में दिया है कि जो भी अंधाधुंध तरीके से वहां पे खिलाफत हो रही थी कि भाई अगर मैं एक अच्छी पोस्ट पे हूं और इसी डिपार्टमेंट में हूं जो ध्वस्तीकरण कर सकता है, तो कोई भी नोटिस जारी करके अपनी जो रंजिश है वो निकाल सकता हूं। उस पर रोक लगाने के लिए आपको पता है संविधान और जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है वो करता क्या है, वो नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है और सरकार के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये जो है दिशा निर्देश लोगों की भलाई के लिए किए गए, ठीक है ना। और जो ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, अगर इनके महत्व की मैं बात करता हूं, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का जो महत्व है प्यारे बच्चों, वो अगर उसकी अपन बात करें प्यारे बच्चों, तो ये एक तो शक्तियों का पृथक्करण करता है प्यारे बच्चों, शक्तियों को अलग अलग करता है, पृथक्करण करता है। इस बात पर जोर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब ये निर्देश दिए गए कि भाई न्यायपालिका के पास दोष तय करने या निर्धारित करने की शक्ति तो है कि भाई क्या राज्य के किसी अंग ने प्यारे बच्चों अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है, ये जांच तो करेगा सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका के पास ये शक्ति है कि भाई राज्य का कोई अंग अपने अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं करता है या किसी दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं करता, इस प्रकार की जांच करने का अधिकार है। और कार्यपालिका अपने मूल कार्यों के निष्पादन में न्यायपालिका का स्थान नहीं ले सकती प्यारे बच्चों, क्योंकि न्यायपालिका जब डिसीजन देती है तो कार्यपालिका को उन्हें मानना होता है, ये नहीं है सर्वोपरि है हमारे यहाँ पर। वैसे तो न्यायपालिका जो है संसद से ऊपर है, क्योंकि भारतीय व्यवस्था में संसद को इतने जो अधिकार दिए गए हैं, न्यायपालिका उनके ऊपर पूरा ध्यान से उन चीजों को देख सकती है कि कहीं ये संवैधानिक स्थिति को खराब तो नहीं करते हैं, संवैधानिक ढांचा तो इन्होंने नहीं बदल दिया है, नागरिकों के अधिकारों हितों की, मूल अधिकारों की या नैतिक निर्देशक तत्वों की, मूल कर्तव्यों की कहीं अवहेलना तो नहीं हुई है। तो उन सारी चीजों का ध्यान सुप्रीम कोर्ट जो प्यारे बच्चों रखता है। एक तो इसने क्या किया कि शक्तियों का पृथक्करण किया, एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि शक्तियों का पृथक्करण, इनका महत्व रहता है। ठीक है ना, शक्तियों का पृथक्करण। एक चीज तो दिशा निर्देशों से ये चीज डिसाइड हो गई। दूसरी चीज डिसाइड होती है विधि के शासन, है ना, क्योंकि प्यारे बच्चों न्यायालय ने यह भी कहा कि बिना उचित कार्यवाही या बिना उचित सुनवाई के किसी को दंड नहीं दिया जा सकता, है ना प्यारे बच्चों। तो इससे ही निर्धारित होता है कि दंड के रूप में अगर हम किसी की संरचना को ध्वस्त कर देते हैं तो वो कार्यपालिका के लिए अनुचित है, समझे इस बात को। और साथ में प्यारे बच्चों यह सुनिश्चित करके विधि के शासन को कायम भी रखा गया है कि राज्य की कार्यवाही संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती, समझे इस बात को। तो ये चीजें हैं। दूसरी चीज आप लिख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे विधि का शासन की स्थापना हुई है, विधि का शासन, ठीक है ना। यहां से ये पॉइंट निकल के आता है दिशा निर्देशों से। एक तो शक्तियों का पृथक्करण कि भाई ये नहीं कि कार्यपालिका न्यायपालिका वाले कार्य करने लग जाए कि तुम खुद ब खुद डिसीजन लेके किसी की दीवार को गिराओगे,
या किसी के मकान को। दूसरी बात, विधि के शासन डिसाइड हुआ है इन दिशा निर्देशों से। क्यों? क्योंकि यहां से निर्धारित होता है कि ये नहीं, आप चिंता न करें देश के नागरिकों, जो भी यहाँ विधि है, जो भी यहाँ कानून है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। इसीलिए विधि का शासन और उसकी सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या न्यायिक व्यवस्था का, न्यायपालिका की व्यवस्था जो है, हमारे जो पहले संविधान लिखा था जिन्होंने, वो करके गए थे ये सारी चीजें। समझे इस बात को? ये थी प्यारे बच्चों यहां से निकलने वाली चीजें, ठीक है ना। और एक यहाँ पे अधिकारियों की जवाबदेही भी निकल के आती है इन दिशा निर्देशों से, कि भाई अधिकारी कोई ऐसे गिराएगा तो उससे पूछा जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, बहुत सारी बातें होंगी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी निकल के आता है कि अधिकारियों की जवाबदेही। अधिकारियों की जवाबदेही से तात्पर्य समझो आप प्यारे बच्चे क्या है। यह जो अधिकारी हैं जिन्होंने विध्वंस करना होता है, यह अनिवार्य करके कि जो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सार्वजनिक रूप से जांच की जाएगी, अधिकारी की जाएगी, क्योंकि उन्होंने मजिस्ट्रेट को भी नोटिस भेजना है, जिला कलेक्टर को भी नोटिस भेजना है। तो उसकी जो है दस्तावेजीकरण की सार्वजनिक रूप से जांच की जाए, और विस्तृत रिकॉर्ड जिसमें आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, किस अधिकारी ने कौन सी चीज तोड़ी है, किसकी मशीन का इस्तेमाल किया गया, वो सारी चीजें उसमें शामिल होंगी, और किस आदेश और निर्देश के तहत ये किया गया है, वो सारी चीजें उस दस्तावेजीकरण के अंतर्गत की होंगी प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो यहां मुख्य उद्देश्य सत्ता के दुरुपयोग को रोकना है। तो ये इसीलिए जवाबदेही तय की गई है, तो सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो इसीलिए ये अधिकारियों की जवाबदेही यहां से निकल के आता है इन दिशा निर्देशों का महत्व प्यारे बच्चों। और आपको पता है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, वो सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है आपको, और उसी के तहत आपके आश्रय है, जो आपके भवन है, वो भी आते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख ले प्यारे बच्चों। क्या? कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीवन, सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार में, के अधिकार में आश्रय या आवास, आवास लिख लो आप, आवास का अधिकार भी शामिल है, आवास का अधिकार भी शामिल है, ठीक है ना। ये चीजें हैं अनुच्छेद 21 में। और साथ ही अनुच्छेद 300A है ना, जो वो ये गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अतिरिक्त उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और यह प्रावधान इस बात पर भी जोर देता है प्यारे बच्चों कि संपत्ति को केवल उचित प्रक्रिया या किसी वैध कानून के तहत ही छीना जा सकता है। ये दिशा निर्देश ये डिसाइड करते हैं प्यारे बच्चों, समझे इस बात को, समझे। और दूसरी बात क्या है प्यारे बच्चों, इसमें व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण भी होता है, समझे इस बात में। जो व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण कैसे होता है, एक उचित प्रक्रिया होती है इसमें। आपके अधिकारों का संरक्षण तो हुआ ही है, अगर कोई आपके यहाँ तोड़ने आता है और आप जाके सुप्रीम कोर्ट खड़े होते हैं तो वो स्टे देगा, ऐसा नहीं होगा, तो आपके अधिकारों का संरक्षण हुआ। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में प्यारे बच्चों एक जिनेवा कन्वेंशन हुआ था 1949 में, उसके बारे में बात करते हैं। जिनेवा कन्वेंशन हुआ था, और जिनेवा कन्वेंशन में क्या बातें उभर कर सामने आई थी, ये 1949 में हुआ था, 1949 में, ठीक है ना।
और इसका एक अनुच्छेद है 87 आर्टिकल, इसी कन्वेंशन का आर्टिकल नंबर 87 का अपक्लोज क्या है प्यारे बच्चों 3, ठीक है ना। ये सामूहिक दंड पर प्रतिबंध लगाता है। ये क्या करता है, ये सामूहिक दंड पर प्रतिबंध लगाता है। सामूहिक दंड पर प्रतिबंध लगाता है ये, समझे। इसमें जो है इस तरह के जो विध्वंस है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का भी उल्लंघन करते हैं, अगर हमारे यहाँ पे इस तरह के विध्वंस होते हैं तो, ठीक है ना। क्योंकि उसमें कहा गया है, जो अनुच्छेद 51 है हमारा, कि भाई भारत को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कानूनों का सम्मान करना चाहिए। अनुच्छेद 51 जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, 51 में कहा गया है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय संधियों और कानूनों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम इस जिनेवा कन्वेंशन का हिस्सा है और साथ ही हम ये बात लिखते हैं अपने संविधान में कि हम अनुच्छेद 51 के तहत लिखते हैं कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कानूनों का सम्मान करना चाहिए प्यारे बच्चों। तो इसीलिए ये एक तरीके से उसका उल्लंघन है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब आगे मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों बुलडोजर न्याय के चिंतनीय विषय होने के कारण, कि मैं बुलडोजर न्याय चलो ठीक है सरकार करती थी, लेकिन वो चिंता का विषय कैसे, वो समझो आप। एक तो ये कि दंडात्मक विध्वंस में वृद्धि हुई प्यारे बच्चों, एकदम से अखबार छाए रहते थे इस बारे में कि भाई बहुत ज्यादा दंड दिया जाता है। तो यहां लिखो, एक तो दंडात्मक विध्वंस में वृद्धि हुई। दंडात्मक विध्वंस में वृद्धि, इसमें ये बात स्पष्ट की गई है। दंडात्मक विध्वंस वृद्धि में से तात्पर्य है जो आवास और भूमि है उसके अधिकार नेटवर्क के वर्ष 2024 के अनुमान में पाया गया प्यारे बच्चों कि अधिकारियों ने 2022-23 में 2022-2023 में क्या किया प्यारे बच्चों, 2022-23 में क्या किया, मैं यहां पे आंकड़े लिखता हूं सीधा, 1,53,820 घरों को ध्वस्त कर दिया अधिकारियों ने। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है ना, बहुत बड़ा आंकड़ा है, इतने घरों को ध्वस्त किया। और प्यारे बच्चों जो ये तो मैंने आपको बताया 2022-23 का आंकड़ा, लेकिन अगर ग्रामीण और शहरी सभी को अगर हम मिला देते हैं तो ये आंकड़ा 7,38,438 इतने आंकड़े को पूरा कर जाता है प्यारे बच्चों। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा विध्वंस है। ये सिर्फ मैं जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इनको आंकड़ों को लिख लेना कि दंडात्मक विध्वंस में वृद्धि हुई है जब से ये बुलडोजर न्याय का जो है सिस्टम चला था, ठीक है ना। और नागरिक और जो राजनीतिक अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय अनुबंध है प्यारे बच्चों, जिसको बोलते हैं ICCPR, ठीक है ना। ICCPR एक्चुअल में जो है नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध है ये ICCPR। इसमें अनुच्छेद 17 में कहा गया है, इसी के अनुच्छेद 17 में लिखो, आर्टिकल 17 में कहा गया है प्यारे बच्चों कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ मिलकर संपत्ति रखने का अधिकार है, ठीक है ना। व्यक्तिगत रूप से या किसी के साथ मिलकर संपत्ति रखने का अधिकार है और किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी संपत्ति से वंचित
नहीं किया जा सकता। ये भी इंपॉर्टेंट चीज उसमें निकलकर सामने आई है प्यारे बच्चों। एक बात आती है सामूहिक दंड की। सामूहिक दंड की मैंने पीछे भी जिक्र किया था, अब भी बता देता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना प्यारे बच्चों, अभी जो सामूहिक दंड हुआ है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि ध्वस्तीकरण अभियान न केवल अपराध के कथित अपराधियों को निशाना बनाता है, बल्कि प्यारे बच्चों उनके निवास स्थान को नष्ट करके उनके परिवार पर एक प्रकार का सामूहिक दंड भी लगाता है। तो सामूहिक दंड भी यहां से निकल के सामने आया। तो ये बात लिखो, सामूहिक दंड। सामूहिक दंड से समझे इस बात को कि भाई यहां पे लिखो आप, परिवारों पर, अपराधी और उसके परिवारों पर, अपराधी और उसके परिवारों पर अपराधी और उसके परिवारों पर एक प्रकार का सामूहिक दंड ठीक है ना। तो जो ये बुलडोजर न्याय है उससे एक सामूहिक दंड की स्थिति उभर कर सामने आई है प्यारे बच्चों। एक है त्वरित न्याय प्यारे बच्चों, इसी से निकल के आया है त्वरित न्याय। त्वरित न्याय समझते हो क्या होगा? त्वरित न्याय से तात्पर्य है कि अतिक्रमण या अनअधिकृत निर्माण जो होता है प्यारे बच्चों, उसके खिलाफ कार्रवाई के रूप में अगर तोड़फोड़ को उचित ठहराया गया है, दंडात्मक हिंसा के ऐसे राज्य स्वीकृत कर्तव्यों को त्वरित न्याय के रूप में सराहा भी गया है। इसीलिए ये चिंता का विषय आपका बनकर सामने आया है। तो इतना ही समझना कि ये त्वरित न्याय के रूप में सामने आया प्यारे बच्चों, समझे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी प्यारे बच्चों, यहां से जो निकलकर सामने आई थी इस टॉपिक में। तो ये जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रदान किए गए थे, ये मैंने आपको सारे के सारे बताए और उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में भी आई होंगी। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हीं बेहतर तरीके से अपनी रेगुलर करंट अफेयर के बुक में या रेगुलर करंट अफेयर के जो नोट्स हैं उसमें अच्छे तरीके से जो है रख सकते हैं। ठीक है, आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। मैं रोहित मोर आपका इंतजार करूंगा। धन्यवाद।